नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के खास श्रृंखला महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और हम हैं आज उगते सूरज के प्रदेश अरुणाचल में। सदियों से अरुणाचल अपनी खास संस्कृति और भौगोलिक स्थिति के लिए लोगों को लुभाता रहा है। परदेश में इसकी पहचान भारत के स्विट्जरलैंड के रूप में होती है। बीते 5 सालों से जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। एक थल सेना अध्यक्ष के तौर पर उनकी शानदार और निर्दोष पारी को लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन आज हम बताएंगे कि जब एक फौजी राज्यपाल के रूप में काम करता है तो वो सबसे अलग क्यों नजर आता है। उन दिनों देश आजाद नहीं हुआ था। जोगिंदर जसवंत सिंह का जन्म बहावलपुर के एक फौजी परिवार में 1945 में हुआ। बहावलपुर अब पाकिस्तान में है। जोगिंदर जसवंत के दादा और पिता विश्व युद्धों में अपनी जांबाजी दिखा चुके थे। बंटवारे के दौरान ये परिवार भारत आ गया। पिता भारतीय सेना में थे, लिहाजा जोगिंदर जसवंत बचपन में ही फौजी बनने का सपना पाल बैठे। सेना में रहते पिता के तबादले होते रहे और जोगिंदर जसवंत कभी झांसी के पास बबीना, कभी सिकंदराबाद, कभी जम्मू तो कभी पंजाब के फिरोजपुर में अपनी पढ़ाई करते रहे। 1961 में उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की और 1964 में बाकायदा भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इसके बाद जोगिंदर जसवंत सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फौज में मिली हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, अनेक सम्मान पाए और 2005 में देश के 22वें थल सेना अध्यक्ष नियुक्त हुए। रिटायर होने के बाद जनरल जे जे सिंह 5 साल से अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। अपनी जिंदगी के बारे में जे जे सिंह ने एक किताब लिखी है। बेबाक बयानी की वजह से ये किताब बेहद लोकप्रिय है। एक जांबाज योद्धा के तौर पर जनरल जे जे को देश विदेश में बड़े सम्मान से लोग याद करते हैं। अपने सफर में उन्हें दुनिया की तमाम शख्सियतों से रूबरू होने का भी मौका मिला है। राज्यसभा टेलीविजन से बातचीत में जनरल जे जे ने अपने सफरनामे को साझा किया। हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, हम सब रावलपिंडी के रहने वाले हैं। हम लोग उजड़ गए और हम आए पटियाला में रीसेटल हुए, कुछ दिल्ली में आ गए। तो इसलिए हमारे जहन में, हमारे थिंकिंग में उस पीरियड का असर ज़रूर है। आमतौर पर बेटे का करियर या बेटा क्या बनेगा ये माता पिता तय करते थे। आप एक फौजी खानदान से थे, तो क्या ये फौज का जो करियर है आपका, ये तय करने में आपकी भूमिका थी? आपने खुद चुनाव किया या आपके माता पिता ने चुनाव किया? एक्चुअली मेरे केस में तो मेरे दादाजी भी हमारे साथ रहते थे और वो पुराने वर्ल्ड वॉर 1 के ज़माने के सोल्जर थे। उन्होंने कुतुल अमारा के लड़ाई में हिस्सा लिया इराक़ में। तो हमें वो जंग की कहानियाँ सुनाते थे। पिताजी वर्ल्ड वॉर 2 में तैनात थे और वो अपने टाइम की कहानियाँ बताते थे। तो हमारे सोच विचार में लाइफ इन द आर्मी वाज चॉइस नंबर 1। तो मेरे लिए तो पहला चॉइस आर्म फोर्सेस ही था, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड ऐसी थी। सर मैं एक मिनट के लिए टोकूंगा आपको। दरअसल एक सवाल पीछे छूट गया। जिस दिन आपने पहली बार सेना की वर्दी पहनी, उस दिन कैसा फील हुआ आपको? वो एक्चुअली स्पीकिंग अपने घर में ही मैंने वर्दी पहनी और मेरे माता पिता ने मुझे ब्लेस किया और उसके बाद वो पहन के मैं अपने यूनिट में गया बेलगाम में। और मैं यही सोचता हूँ कि हमारे दादाजी जो थे वो भी उधर हाजिर थे। तो वो बोलते हैं, उनके मुंह से निकले ये शब्द मेरे को ब्लेसिंग देते हुए कि काका सिपाही दा बेटा कर्नल और कर्नल दा बेटा जनरल बनेगा। उनका
जो भविष्यवाणी थी ये वो सही उनका निकली। आशीर्वाद था जी। तो मैं यही कहता हूँ, हमेशा याद करता हूँ, और उनकी ब्लेसिंग से ही, अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग से ही आदमी को जो कुछ मिलता है, और भगवान की दया। लेकिन क्या वाकई ये कॉन्फिडेंस आपके मन में शुरू से था कि आप जनरल बनेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि यस, जो भी काम मुझे मिलता था मैं उसको पूरे मेहनत करते हुए वफादारी से पूरा करता था, और रिजल्ट भी निकाला। ऐसा मैंने सुना है कि फौज का जो सिपाही होता है, जिस दिन वो वर्दी पहनता है उस दिन शायद उसके मन में एक ख्वाहिश पैदा होती है कि काश मुझे जंग में जाने का मौका मिले और देश के लिए कोई जंग लड़ने का मौका मिले। क्या आपके दिल में भी ऐसा कुछ भाव था, और ये कब पूरा हुआ? जी, बचपन से ही जब फौज का शौक था तो फौज के हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मूवीज़ देखते थे, और उन मूवीज़ में टू हेल एंड बैक, ब्रिज ऑन रिवर क्वाई, ऐसी लड़ाई की मूवीज़ को देखते हुए हमें बड़ा अच्छा लगता था, और हम कहते थे हम भी ऐसे कोई ना कोई बहादुर काम करेंगे, फौज में जाना है तो देश के लिए जान देंगे। वो जज्बा हमारे दिल में था, उसको लेके हमने आगे प्रोग्रेस किया। जैसे कि आपने कहा कि आपने नहीं सोचा था कि आप सिफर से शिखर तक पहुंचेंगे। 64 में जो सफ़र आपने शुरू किया था वो सेना के प्रमुख तक पहुंचेगा। जी, क्या आपने अपनी इस दूसरी पारी की कल्पना की थी जो थल सेनाध्यक्ष के बाद जो आपने शुरू की है एक राज्यपाल के तौर पर? वाकई में ये नहीं मेरे सोच में था, कभी भी नहीं था। मैं तो जैसे आपसे कह रहा हूँ कि जो काम मुझे दिया जाता है उसको मैं पूरे तरीके से उसको कंप्लीट करना चाहता हूँ, उस पर पूरा ध्यान देता हूँ। तो आगे ये जो हुआ है ये तो मैं समझता हूँ कि ये डेस्टिनी की बातें होती हैं। हम अपना काम करते रहेंगे, आगे भी यही है, और जो हमें इज़्ज़त और मान देश से मिली है उसका हमें रीपेमेंट भी करना चाहिए। करियर में और आपको जो जिम्मेदारियां मिली उसमें आप इसका श्रेय डेस्टिनी को देते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन आपने अपने जीवन साथी का चुनाव तो आपने खुद किया। ये देखिए, मैं ये समझता हूँ, ये मेरा पर्सनल विचार है कि अगर इंसान अपना जीवन साथी चुनना चाहता है तो उसे गौर करना चाहिए कि पूरा जीवन बिताना है उनके साथ, तो वो हम दोनों तालमेल के साथ रह सकते हैं या नहीं, हमारी जोड़ी सही रहेगी या नहीं। तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स अपने दृश्य से देखते हैं, अपनी दृष्टि से देखते हैं, हम अपने व्यू से देखते हैं कि जब मैंने लड़की पसंद की, मेरे पेरेंट्स ने भी उसको पसंद किया, और सारी उम्र हम इकट्ठे रहे हैं, और हमारी फैमिली में खुशी है, बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। आपने कहा था कि कुछ तो डेस्टिनी तय करती है जी, लेकिन फिर भी ये इंसान की फितरत है कि कुछ चीज़ें वो प्लान करता ही है। आने वाले दिनों में आप क्या कुछ किताब लिखेंगे या कुछ आपने सोचा हो आने वाली ज़िंदगी को लेके, क्या करना और अभी बाकी है और क्या करना चाहेंगे, कुछ फ्यूचर प्लान के बारे में? पहली बात तो ये है कि मैंने अपने सोच में रिटायरमेंट का वर्ड नहीं कभी मुझे अपील किया। मैं समझता हूँ कि इंसान जब तक काबिल है अब कुछ योगदान करने के लिए करता रहे, तो मैं भी यही सोचता हूँ। और रिटायरमेंट जब हुई, मैंने कहा नहीं, ये रिटायरमेंट नहीं है, मेरी सेकंड इनिंग्स है। मुझे नहीं उस समय इल्म था कि 3 महीने बाद मुझे गवर्नरशिप मिलेगी, तो मैंने ना उसके लिए कुछ किया, लेकिन मुझे बुलाया गया और जब मुझे ये अपॉइंटमेंट मिली, मैंने कहा ये मेरी सेकंड इनिंग्स है। भूटान, म्यांमार और चीन की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश में इन दिनों एक नई बयार बह रही है। इस राज्य से जनरल जे.जे. सिंह का रिश्ता काफी पुराना है, लेकिन नई भूमिका ने इस रिश्ते को एक नई पहचान दी है। हिमालय की वादियों में बसे अरुणाचल को उगते सूरज का प्रदेश भी कहते हैं। 1972 में अरुणाचल केंद्र शासित राज्य था और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यहाँ की सुंदरता सैलानियों का दिल जीत लेती है। म्यांमार, भूटान,
और चीन से सटे अरुणाचल की संस्कृति, लोक नृत्य और संगीत इसे बाकी राज्यों से अलग कतार में खड़ा करते हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थिति अरसे तक यहाँ की विकास बाधा बनी रही, लेकिन अब यहाँ बदलाव की बयार बह रही है। राज्यपाल जनरल जे.जे. सिंह ने अरुणाचल के विकास और यहाँ से अपने रिश्ते के बारे में राज्यसभा टेलीविजन से बातचीत की। इन 1981 मुझे यहाँ पर बटालियन कमांडर की हैसियत से पोस्ट किया गया और मेरी बटालियन 9 मराठा लाइट इन्फेंट्री तेजू के इलाके में, जो कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पर मेरे को एक कमांड असाइनमेंट मिली, जो कि हमारे लिए सबसे अहमियत रखती है पूरी सोल्जर्स की लाइफ में। कुछ बरस पहले आपने राज्यपाल के तौर पर यहाँ की अपनी पारी की, एक नई पारी की शुरुआत की, तो उस समय अरुणाचल प्रदेश को कितना बदला हुआ पाया? सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ये देखा कि देयर हैज़ बीन डेवलपमेंट बट नॉट व्हाट इट कुड हैव बीन। सो कई जगह पे जो गांव वाले हैं वही तरीके से जी रहे थे जैसे वो 30 साल पहले जी रहे थे। तो मेरे आने के साथ हमने ये चुनौती को अपने सामने एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि इसमें हम तरक्की लाएंगे। आपने कहा कि उस समय जब आपने देखा तो जो चुनौतियां थीं कुछ जी यहाँ के विकास की, आपने कैसे उनको प्रायोरिटाइज किया? प्राथमिकताएं कैसे आपने तय की कि यहाँ क्या सबसे पहले अरुणाचल को क्या चाहिए? विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के बाद, मेरे आने के बाद प्रधानमंत्री का इधर दौरा लगा। वो 12 साल के बाद प्रधानमंत्री आए, मनमोहन सिंह जी, और उन्होंने काफ़ी बड़ा प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस किया यहाँ पर। तो उनके ये जो प्लान थे उसमें बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोजेक्ट्स को कवर किया गया था, जैसे 4 लेन हाईवे फ्रॉम गुवाहाटी टू ईटानगर, वेरी ह्यूज infrastructural development which will connect all districts of Arunachal, and the road will go from Tawang right up to Khonsa in Tirupur, and it's like a horseshoe। 1700 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इस सड़क की लंबाई होगी और वह नेशनल हाईवे स्टैंडर्ड रोड बनेगी। जिस दिन ये रोड मुकम्मल हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि हमारे देशवासी स्विट्ज़रलैंड ना जाएंगे, अरुणाचल आएंगे। इट्स सो ब्यूटीफुल। रेलवे लाइन भी अरुणाचल प्रदेश के लिए एक सपना रहा है जी। उस मामले में क्या इस प्रधानमंत्री की जो विशेष का जो पैकेज मिला है उसमें कोई जगह है? मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि रेलवे लाइन हमारे तरफ से पूरी तकरीबन मुकम्मल हो गई है। सिर्फ पीछे से असम में जो ब्रॉड गेज हो रहा है रेलवे लाइन, रंगिया से लेके तेजपुर और आगे यहाँ तक, उसमें थोड़ी देरी हो रही है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा, हमारी यहाँ से ईटानगर के जो सिस्टर टाउन नहरलगन, वहाँ से राजधानी ट्रेन चलेगी दिल्ली तक या कलकत्ता तक। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि पहली बार अरुणाचल प्रदेश को एक रेलवे कनेक्टिविटी मिलेगी। आपने यहाँ के पर्यावरण को भी बचाए रखने के लिए और उसका संतुलन बिगड़े नहीं, आपने क्लीन और ग्रीन अरुणाचल का नारा दिया है, कुछ उसके बारे में? दुनिया में और कहीं ऐसा हिस्सा नहीं है दुनिया का जिधर कि आपको हिमालय और ग्लेशियर्स से लेके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एक ही प्रदेश में मिले, एक ही रीजन में मिले, और तकरीबन सिर्फ 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये कुदरत का कमाल है। तो ये रिवर्स और फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स और ये जो फ्लोरा एंड फौना है, ये एक दुनिया की अभी मानी गई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में गिना जाता है। हमारे तो अभी स्टेट में, आप मानेंगे नहीं, सबसे बड़ी तरक्की हॉर्टिकल्चर में हुई है पिछले 3-4 सालों में, और यहाँ पे भरपूर ऑरेंजेस होते हैं,
यही एक हिस्सा है दुनिया का जहाँ एप्पल भी होते हैं, नॉर्थ में एप्पल होते हैं, तवांग एरिया में, बोमडिला में, और नीचे हमारे इस एरिया में फुटेल्स में पाइनएप्पल होते हैं। तो एप्पल और पाइनएप्पल का कॉम्बिनेशन दुनिया में बहुत कम जगह में मिलेगा आपको। और उसके अलावा बाकी ऑरेंजेस बहुत हैं। कीवी, लोग सोचते थे कीवी तो ऑस्ट्रेलिया से आती होंगी या कहीं और से आती होंगी, लेकिन अरुणाचल की कीवी अभी मशहूर हो रही है पूरे हिंदुस्तान में। कहीं कहीं ये अनुभव हुआ है कुछ राज्यों में या किसी एक इलाके में कहीं, जब वहाँ विकास के काम तेज होते हैं तो जो सोसाइटी वहाँ की है वो एकदम से उनको एक्सेप्ट नहीं करती। उनको लगता है कि ये हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो जीवन शैली है, उसमें दखलंदाजी है। तो भले ही उनको ये आर्थिक और सामाजिक तौर पे मजबूत बनाता है, लेकिन वो एक आसानी से उसको मंजूर नहीं करते। क्या अरुणाचल प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति? ये चुनौती ज़रूर है यहाँ पे भी। और यहाँ पर हम लोगों ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस should be gradual and also should be within the grasp of the people to absorb. आपने अभी जिक्र किया था कि जब यहाँ पर बुनियादी संचार सुविधाएं हो जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, तो लोग स्विट्जरलैंड नहीं जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर टूरिज्म की काफ़ी संभावनाएं हैं। जे तो उस नज़रिए से अगर देखें तो क्या राजभवन की तरफ से, क्या मध्य अरुणाचल प्रदेश की तरफ से टूरिज्म के नज़रिए से या स्पोर्ट्स एडवेंचर टूरिज्म के नज़रिए से कुछ इनिशिएटिव? एज फार एज टूरिज्म इज़ कंसर्न, आई थिंक ये हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और इसके ऊपर हम काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं। और सेंटर भी हमको मदद कर रहा है। एक रिसेंटली 2 साल में हमने कंप्लीट किया है, वो जोते एरिया है यहाँ से 20-25 किलोमीटर रिवर के साथ में है, और वहाँ पे हमने प्रोजेक्ट का स्टेट गवर्नमेंट का टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट फॉरवर्ड कराया, सैंक्शन हो गया और उसका उद्घाटन भी मैंने अभी किया रिसेंटली। तो 2 सालों में कंप्लीट हो गया है और वहीं के लोग उसको रन कर रहे हैं। आपने अभी बताया कि 1987 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण